पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल्स। जब हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल्स, इसका मतलब होता है कि किसी कोलाइडल सोल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा। यानी अब हम चाहते हैं कोलाइडल सोल शुड नॉट, कोलाइडल सॉल्यूशन शुड नॉट सेटल डाउन, यानी ये नीचे बैठना नहीं चाहिए। फॉर दैट we can add number 1 small amount of electrolyte। एक तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं, और नंबर 2 we can add small amount of लायोफिलिक कोलॉइड। तो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। हम कहते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना हो, या तो हम उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, और दूसरा मेथड क्या है कि उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइड ऐड कर दो। ऐसा करने पर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबलाइज हो जाता है, इट विल बिकम स्टेबल। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइडल सोल कैन बी डन बाय addition of small amount of electrolyte, number 1, and number 2 is we can add some lyophilic colloid to it। लायोफिलिक कोलॉइड मतलब क्या चीज है जो हम ऐड कर सकते हैं? एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हम जेलेटिन डाल सकते हैं, जेलेटिन इज लायोफिलिक। वी कैन हैव स्टार्च, एडिशन ऑफ स्टार्च कर सकते हैं। तो आपके पास जेलेटिन यानी जेलेटिनस मटेरियल, जेलीज जो होती हैं वो डाली जा सकती है। वी कैन हैव एडिशन ऑफ अगर जेली, देयर इज अगेन अ जेली। तो ये सब जो है ये लायोफिलिक कोलॉइड्स है, ये हम ऐड करके किसी भी सोल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। वी कैन स्टेबलाइज अ सोल, राइट। तो अब हमारे पास इस टॉपिक में हम कहते हैं गोल्ड नंबर। देयर इज अ टर्म called gold number। gold number क्या है? It is number of milligrams of lyophilic colloid that must be added to 10 milliliter gold sol having 1 milliliter of 10% NaCl in it। तो हम कहते हैं गोल्ड नंबर क्या है? एक डिफाइंड क्वांटिटी है। गोल्ड नंबर इज अ डिफाइंड क्वांटिटी, और इसकी डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं कि कितने मिलीग्राम आप लायोफिलिक कोलॉइड ऐड करोगे, यानी लायोफिलिक कोलॉइड के कितने मिलीग्राम्स हम ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज अ सोल, राइट। और उसमें हमने क्या डाला हुआ है? 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl। तो अब आप इमेजिन करो, मान लो मेरे पास 10 मिलीलीटर एक गोल्ड सोल है, ठीक है, ये मेरे पास गोल्ड सोल है। इसमें 1 मिलीलीटर NaCl है जिसकी परसेंटेज क्या है? 10%। और अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए मान लो मैंने x मिलीग्राम लायोफिलिक कोलॉइड ऐड किया, क्योंकि इसको खराब नहीं होने देना, तो मैंने इसको लायोफिलिक कोलॉइड कितना ऐड किया है टू स्टेबलाइज इट इज x। तो आप कहोगे इस लायोफिलिक कोलॉइड का, मान लेते हैं जैसे मैंने जेलेटिन ऐड की, तो आप कहोगे जेलेटिन का गोल्ड नंबर क्या हो गया? x।
तो आपका आंसर बन गया जेलेटिन हैज गोल्ड नंबर X. तो गोल्ड नंबर ऑफ जेलेटिन वी हैव डिफाइंड, तो आपसे कहते हैं जेलेटिन का गोल्ड नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया। ये बात समझ आई? हाँ जी बेटा। अब हम कहेंगे ये जो गोल्ड नंबर है, गोल्ड नंबर is inversely proportional to protecting power, यानी जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा आएगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी, यानी जिसका भी गोल्ड नंबर ज्यादा आता है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होती है। मान लेते हैं मुझे स्टार्च ऐड करना पड़ रहा है 400 मिलीग्राम, लेट अस सपोज स्टार्च मुझे ऐड करना पड़ा है 50 मिलीग्राम्स, तो इसका मतलब गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च हो गया 50, और मुझे जेलेटिन ऐड करनी पड़ रही है 0.01 मिलीग्राम, तो कौन सा बेटर हुआ? जेलेटिन, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही डालना पड़ेगा और स्टेबल हो जाएगा सोल। तो आपसे कहते हैं जो हमें कम डाल के, यानी कम डालने पर स्टेबिलिटी दे जाए, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। तो वो आपसे कह रहे हैं जिसका गोल्ड नंबर कम होता है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होती है। तो गोल्ड नंबर कम, प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ आई? हाँ जी बेटे, इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास था प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स बाय ईदर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वी कैन हैव एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। अब देखो जो 1 मिलीलीटर NaCl डाला है, तो ये पहला वाला फैक्टर हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। फिर भी अगर सोल स्टेबल ना रह रही हो, गोल्ड सोल होती है रेड कलर की, अगर उसका रेड से ब्लू कलर होने लग जाए इसका मतलब सोल खराब हो रही है, तो हम कहेंगे रेड ही रहना चाहिए। तो वी वांट टू कीप दैट गोल्ड सोल रेड, हम नहीं चाहते कि वो ब्लू हो जाए या पर्पल हो जाए या गोल्डन हो जाए। तो गोल्ड सोल को रेड रखने के लिए हम उसमें क्या डाल रहे हैं? लायोफिलिक कोलॉइड, और ये लायोफिलिक कोलॉइड उस सोल को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ गोल्ड नंबर। हाँ जी बेटा, लिख लिया सबने? फॉर एग्जाम्पल अब हम कहते हैं सोल्स को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या? जैसे पानी में आपने वेजिटेबल्स बॉईल करी, जब आप वेजिटेबल बॉईल करोगे तो सब्जियां जो है घुलती नहीं है, सब्जियां उसमें तैरती रहेंगी या सिंक कर जाएंगी, डूब जाएंगी। अब आप अगर सूप बनाना चाहते हो तो आप चाहोगे वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बने, तो हम उसमें क्या डाल देते हैं? वी ऐड सम स्टार्च टू इट, ताकि वो क्या हो जाए? कोलॉइडल सा हो जाए, और फिर वो जो सब्जियां सी हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, वो सूप में आपको कोलॉइडल फॉर्म में मिलती है, नीचे बैठी हुई भी नहीं और बहुत ऊपर फ्लोटिंग भी नहीं। तो हम कहते हैं हम उसे कोलॉइडल खुद बनाते हैं। ऐसे मान लो आपने काले चने यानी ब्लैक ग्राम जब हम घर पे बनाते हैं, तो यू मस्ट हैव सीन दैट कि काले चने जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उनका प्रोटीन टेक्सचर थोड़ा हैवी होता है, वो घुलते नहीं है। तो अब हमें उसे कोलॉइडल बनाना है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें थोड़े से टमाटर, प्याज, ग्रेवी, बहुत सारी और चीजें डालते हैं, सो दैट इट शुड बी इन द ग्रेवी मिक्स्ड विद इट, यानी वो एक तरह से प्रोटीनिशियस ग्रेवी बन जाए। तो हम बेसिकली कोलॉइडल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चीजों को कोलॉइडल बनाना मतलब उसे थोड़ा सा ऐसा सॉल्यूशन बनाना जो नीचे सेटल ना हो और पार्टिकल साइज इतना भी छोटा ना हो कि क्लियर हो जाए और इतना भी बड़ा ना हो कि सेटल हो जाए। राइट? समझ आ गया जी? तो दिस इज अबाउट योर कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड हाउ टू प्रिपेयर। क्लासिफिकेशन क्या थी, प्रिपरेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, एंड देन वी हैव कोगुलेशन, और लास्ट में हमने पढ़ा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इमल्शन। हमारा अगला टॉपिक है इमल्शंस। क्योंकि अब आपको पेपर में असर्शन रीजंस भी आने हैं, तो नेक्स्ट डीपीपी यानी जो मैं आज डीपीपी अपलोड करूंगी इसकी सरफेस केमिस्ट्री की आपके प्रैक्टिस के लिए, दैट विल इंक्लूड सम असर्शन रीजंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोनों डीपीपी सरफेस केमिस्ट्री की कर लेना, सो दैट अभी भी किया है तो भूलोगे नहीं,
वरना जब सेकेंड टर्म तक दोबारा खोलोगे तब तक सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए अभी कर लोगे तो इट विल बी इन योर माइंड कि हमने ये कर रखा है। ठीक है। इमल्शंस क्या होते हैं? इमल्शंस भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टाइप। Emulsions are colloidal solutions of liquid in liquid type. हमारे पास emulsions दो तरह की हैं. We have two types of emulsions. One is oil in water and second is water in oil. जब हम कहते हैं ऑयल इन वाटर तो एग्जाम्पल हमारे पास होता है वैनिशिंग क्रीम, मिल्क, यहां हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स आर कोल्ड क्रीम्स, बटर, मोल्टन स्टेट में मेल्ट किया हुआ है। तो बटर अगर पिघल जाता है तो पिघला हुआ बटर एक्चुअल में वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होता है। अब ये दो इमल्शंस हैं। इमल्शंस में आप कहते हो सम इमल्सिफाइंग एजेंट is required to stabilize the emulsion. यानी अगर हमें इमल्शन को स्टेबलाइज करना हो तो हमें इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए। अब इमल्सिफाइंग एजेंट कौन हो सकता है? Emulsifying agent can be soap, it can be detergent, it can be proteins. तो जनरली इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आप कहते हो कौन कौन इंक्लूड किया जाता है? तो हम कह सकते हैं सोप हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है और प्रोटीन्स हो सकती हैं। ये जो सोप्स, डिटर्जेंट्स और प्रोटीन्स हैं, इन सबके पास पोलर हेड दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर टेल which is hydrophobic. ये दो पार्ट्स होते हैं। तो आप कह सकते हो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो कंसिस्टेड ऑफ है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स। उसमें हमेशा एक पोलर हेड होगा और एक नॉन पोलर टेल, और उसके एग्जाम्पल्स हमने लिख लिए थे सोप, डिटर्जेंट्स एंड प्रोटीन्स। अब आपको पता है कि सोप के केस में ऐसा स्ट्रक्चर था, हेड और टेल। डिटर्जेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, हेड एंड टेल, पर डिटर्जेंट्स में हेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स में भी आपके पास एक साइड पे COO नेगेटिव एंड होता है और दूसरी तरफ NH3 पॉजिटिव एंड। तो आप कहोगे बीच में कार्बन चेन होगी, आपके पास कुछ पोलैरिटी पार्ट, पोलर जोन्स हैं और कुछ नॉन पोलर पार्ट्स हैं। यानी प्रोटीन्स के अंदर भी ऐसा जोन होता है, कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो ऑयल में घुलेंगे और कुछ ऐसा पार्ट होगा जो पानी में घुलेगा। राइट? समझ आया? अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट करेगा क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इमल्सिफाइंग एजेंट?
हम देखेंगे जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट create a link between oil and water, therefore decrease the surface tension between the two surfaces, surface tension between oil and water. The surface tension between oil and water, इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जैसे ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा तो हम कहेंगे आपके पास यहां पे मान लेते हैं ऑयल है और पानी है, पानी नीचे रह जाएगा, ऑयल ऊपर पड़ा है, दिस इज ऑयल। तेल जो है वो ऑयल के अंदर, हेड जो है वो किस में आएगा, पानी के अंदर। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम होता है सबसे पहले वो दोनों के बीच में एक इस तरह से अलाइनमेंट बनाएगा कि टेल तो ऑयल में चली गई और हेड कहां चला गया, पानी में। अब जब आप इसे शेक करोगे, व्हेन वी आर गोइंग टू शेक इट, तो ये क्या होगा, ऑयल के ड्रॉपलेट्स, यानी आपका वो जो कंटेनर है उसके अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट अब पानी के अंदर चले गए क्योंकि आपने उसे शेक किया है। अब पानी के अंदर जाने के बाद ये ऑयल ड्रॉपलेट इसी तरह हैंग हो जाएंगे विद हेड आउट, टेल इनसाइड द ऑयल। तो अब ये समझो ये ऑयल का बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाया मैंने, ये हेड है, ये टेल है। तो ऐसे अब ऑयल का ड्रॉपलेट पानी में ना चाहते हुए भी घुल गया। तो जैसे ये ना चाहते हुए भी घुल गया तो आपके पास क्या बन गई, इमल्शन रेडी हो गई। तो इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट्स का काम होता है इमल्शन को स्टेबलाइज करना, उनको बनाना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो केजीन, केजीन इज अ नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल मिल्क प्रोटीन which stabilize milk, जो दूध को स्टेबलाइज करती है। दूध में क्या पड़ा हुआ है, आप कहते हो ऑयल प्लस वाटर। तो प्रोटीन का काम था उस घी को दूध के अंदर अच्छे से इमल्सिफाई करना। तो नेम द प्रोटीन which is responsible for emulsification of milk। तो आपका आंसर होता है केजीन। बोलो जी, इमल्शन समझ आ गया यहां तक, एनी डाउट? दो तरह की इमल्शंस होती हैं, एक ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल, और फिर आपको इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशंस की हैं, दोज प्रॉपर्टीज आर शोन बाय इमल्शंस आल्सो। तो इमल्शंस वो सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगी जो कोलाइडल सॉल्यूशंस की होती हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का टिंडल इफेक्ट, कलर, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज जो अपने पर चार्ज, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सॉल्यूशंस की, वो सब की सब जो इमल्शंस हैं वो भी शो करती हैं, राइट? This is about one more topic. We have finished with emulsions. अब आपके पास टॉपिक रह गया है catalysis. The next topic we have is catalysis. Ma'am. हाँ जी बेटे. Ma'am, please explain again that one, how it create decrease the surface tension between oil and water. इन दो सरफेसेस के बीच में इन दोनों ने लिंक बना दिया ना। अब ये तेल में है और ये हेड जो पानी में है, तो दोनों के बीच का जो सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेच था वो खत्म हो गया। अब वो सरफेसेस आपस में जुड़ गए हैं। तो हम कहेंगे सरफेसेस कैसे जुड़ गए, अगर मान लो कोई ऐसी चीज हो जो इस हाथ में भी है और इस हाथ में भी है, तो इन दोनों को जोड़ के रखेगी ना, ठीक है, इस तरह से। ओके,
हमारा अगला टॉपिक है कैटालिसिस. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज कैटालिसिस. करेक्ट, मिटा दो इसे. कैटालिसिस एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, एक होगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. तो कैटालिसिस दो तरह का है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब है रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों का जो फेज है, यानी दोनों की जो एग्जिस्टेंस है वो सेम फेज में है. ये गैस तो ये भी गैस, ये लिक्विड तो ये भी लिक्विड. ये एक्वस तो कैटलिस्ट भी एक्वस. इसे हम कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है जब आपका रिएक्टेंट गैस है और कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है. रिएक्टेंट लिक्विड है, कैटलिस्ट फिर सॉलिड है. रिएक्टेंट आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, कैटलिस्ट अभी भी सॉलिड है. तो आप कहोगे दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट है, इसलिए ये बन गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में physical state of catalyst is different from physical state of reactants. Heterogeneous catalysis based on principle of adsorption. इसमें adsorption involved है, जबकि homogeneous catalysis में physical state of catalyst and reactants is same. और यहां बेसिक क्या है? बेस्ड ऑन चेंज इन स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म. तो आप ये कह सकते हो यहां पे जो कैटलिस्ट है वो मैकेनिज्म को ही चेंज करेगा, और यहां पे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में वो आपके पास एडसॉर्प्शन की प्रिंसिपल पे काम करता है और चेंज ऑफ मैकेनिज्म भी हो सकता है. यानी होमोजेनियस कैटालिसिस में एडसॉर्प्शन नहीं हो सकती, बाकी तो कुछ भी हो सकता है. पहला पार्ट समझ आ गया, व्हाट इज होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, राइट. फिर वो कहते हैं कि कैटालिसिस के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या है.
ये नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, व्हाट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की बात करें तो हम कहेंगे कैटलिस्ट अ सब्सटेंस which can alter the rate of reaction जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता हो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में स्पीड को ऑल्टर कर सकता हो, चेंज कर सकता, एंड इज प्रोड्यूस्ड एज सच एट द एंड ऑफ प्रोसेस। जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए तो कैटलिस्ट वैसे का वैसे बाहर आ जाए, यानी कैटलिस्ट रिएक्शन में जाएगा, उस पूरी रिएक्शन के प्रोसेस को चेंज करेगा और फिर वो खुद बाहर आ जाएगा। अब वो कहते हैं कैटलिस्ट जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है और नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो कैटलिस्ट कैन बी पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, there is a term auto catalyst, तो आप कह सकते हो किसी भी रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट काम कर रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या मतलब है, ये करेगा इंक्रीज द रेट, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, हम कहते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को चेंज कर देता था, तो आपको एक शॉर्टकट मिल जाता था। तो जब आप कहते हो कहां, तो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाना है, पहले इस पहाड़ को क्रॉस करना पड़ रहा है, लेकिन कैटलिस्ट ने आपको एक शॉर्टकट दे दिया तो नेचुरल स्पीड बढ़ जाएगी। आप कहते हो अ न्यू शॉर्टकट पाथ इज गिवन, shortcut path is provided by catalyst. नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये उस मैकेनिज्म में जो रास्ता चल रहा था उसे ब्लॉक कर देगा। तो आप कहोगे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय हिंडरिंग, या आप कह सकते हो बाय रिटार्डिंग और एब्सॉर्बिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और जब ये क्या करेगा, पहले तो इसको रोक दे, इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा और एक नया रास्ता प्रोवाइड करेगा जो पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो अगर मैं इस रास्ते को तो ब्लॉक ही कर दूं, यहां से तो कोई जा ही नहीं सकता, और फिर एक नया रास्ता प्रोवाइड करूं जो कि मुश्किल है, तो आपको भी समझ आ गया कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये क्या करता है, जो भी इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट होते हैं उनको सबको खा जाता है। जब इंटरमीडिएट को खा जाएगा तो रिएक्शन अपने आप ही स्लो डाउन हो जाएगी, या फिर एक नया सा पाथ मिलेगा जो बहुत मुश्किल है, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ऑटो कैटलिस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई ऐसा मटेरियल, यानी ये जो कैटलिस्ट है, दिस कैटलिस्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इटसेल्फ, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी हमें डालना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप ही रिएक्शन में बन जाते हैं और फिर रिएक्शन की स्पीड को एकदम से बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट एंड ऑटो कैटलिस्ट।
पॉजिटिव कैटलिस्ट तो आपने बहुत सारे एग्जांपल सुन रखे हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट में आपने सुन रखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड अक्सर वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता था। अगर वहां ग्लिसरीन डाल दो तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाती है, यानी इसका टूटना जो है काफी कम हो जाता है। तो आप कहते हो फॉरवर्ड वाला प्रोसेस स्लो हो गया और बैकवर्ड वाला प्रोसेस ठीक रहा, तो आप कहोगे डीकंपोजिशन, रेट ऑफ डीकंपोजिशन विल डिक्रीज। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। तो प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है, राइट। ऐसे हमारे पास है अल्कोहल C2H5OH, क्या आप कह सकते हो। क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, COCl2 प्लस HCl। इसमें अगर अल्कोहल डाल दो तो ये रिएक्शन को रिटार्ड करता है, ये फॉस्फीन बनने की स्पीड को कम कर देगा। राइट। तो आप कहते हो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस थे जिनमें आपको नेगेटिव कैटालिसिस दिखता था, अदरवाइज जनरली हम कैटालिस्ट को पॉजिटिव कैटालिस्ट ही मानते थे। तो जैसे आपने लिखा होगा कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ आपने बहुत सारे एग्जांपल सुन रखे हैं। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, आपने यहाँ किया था आयरन इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ऑटो कैटालिसिस की बात करें तो हमारे पास रिएक्शंस आती हैं KMnO4 प्लस फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बेटे इस रिएक्शन में मैंगनीज सल्फेट बन जाता है और ये खुद ही एक कैटलिस्ट है। तो पहले आपके पास रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वहां पे क्या बन जाता है, मैंगनीज सल्फेट। तो आपके तो मैंगनीज सल्फेट बन जाता है विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो ये ऑटो कैटलिस्ट हुआ, रिएक्शन ने खुद प्रोड्यूस किया। ऐसे आपके पास एस्टर प्लस वाटर, वी गेट एसिड प्लस अल्कोहल। ये जो एसिड बनता है ये भी वहां पे ऑटो कैटलिस्ट होता है, ये रिएक्शन की स्पीड को खुद ही इंक्रीज कर देगा। तो आप कहते हो ऑटो कैटालिसिस दैट इज देयर। अब हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। इन कैटलिस्ट की कुछ खास फीचर्स जो हमें याद होने चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। But when we say characteristics of catalyst, नंबर 1, फर्स्ट आपके पास है नो चेंज इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। नो चेंज इन मास and chemical composition of catalyst during the reaction। तो किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का मास और केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है जी। यानी अगर आपने कैटलिस्ट डाला है तो कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद एज सच उतने का उतना ही बच जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने लिखा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, वी गेट V2O5 एज कैटलिस्ट एंड वी गेट SO3।
इस रिएक्शन में मान लो आपने x ग्राम V2O5 डाला, तो आफ्टर रिएक्शन V2O5 का जो मास होगा वो x ग्राम ही होगा, तो वो x से कुछ कम या ज्यादा नहीं हो सकता, और उसका फॉर्मूला भी P2O5 ही रहेगा। इसका मतलब वो कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जिसके मास में या केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं आता। सेकेंड पार्ट है अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। तो कैटलिस्ट की क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी सी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता, राइट? फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहते हैं 8 ग्राम प्लैटिनम 10⁻⁸ यहाँ 6 1 ग्राम कैटलिस्ट कोई भी ले सकता, कैन कैटेलाइज 10⁻⁶ to 10⁸ liters of reactants। तो आपसे कहते हैं इतना थोड़ा सा कैटलिस्ट बहुत बड़ी अमाउंट को कैटेलाइज कर सकता है। तो कैटलिस्ट का अमाउंट बहुत ही कम चाहिए होता है, राइट? जैसे सोडियम सल्फाइड Na2SO3, इसको हमने ऑक्सीडाइज करना है, कॉपर 2 पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये बन गया सोडियम सल्फेट। वो आपसे कहते हैं अगर ये 1 मोल है तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका 10⁻⁶ लीटर भी हो तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? नंबर 3, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, यानी एक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही है बिल्कुल, नहीं तो आप कैटलिस्ट डाल दो तो उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस कैन नॉट बी डन, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास है कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक। बहुत ही स्पेसिफिक होता है, यानी जिस रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है वहां पे वही चाहिए। जैसे यहाँ अगर V2O5 कैटलिस्ट है तो अगर आप आयरन डाल दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे मान लो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आपने कहा आयरन इज द कैटलिस्ट, तो अमोनिया बन रहा था। वो आपसे कहते हैं अगर मान लो आयरन की जगह पर आप V2O5 डाल दो तो नो इंक्रीज इन रेट, तो रेट में कोई इंक्रीज नजर नहीं आता। इसका मतलब जो कैटलिस्ट जिस रिएक्शन का है वो उसी पे काम करता है, कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन पे काम कर जाएगा ऐसा नहीं होता। तो हाईली स्पेसिफिक बाय नेचर, राइट? जैसे फॉर्मिक एसिड में वो एग्जांपल देते हैं, तो हम कहते हैं एग्जांपल इज फॉर्मिक एसिड आपने लिया, अगर आप कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करो तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कॉपर तो इससे बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपने Al2O3 डाला
तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। तो आप सब देखो आपके पास हाईली स्पेसिफिक, तो इसका एग्जांपल हमारे पास ये बन गया कि देखो कैटलिस्ट चेंज हुआ तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, रिएक्शन ही बदल जाएगा, ये कैटलिस्ट की अपनी स्पेसिफिक नेचर है। नेक्स्ट आपके पास आता है कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है इट कैन नॉट चेंज द it cannot change the position of equilibrium. Sixth, it cannot change the value of K equilibrium. It cannot change the value of delta H, delta U, delta S, delta G. तो कैटलिस्ट ना तो थर्मोडायनामिक्स को कोई फर्क पड़ने देता है, ना ही इससे कोई थर्मोडायनामिक्स में भी फर्क नहीं पड़ता और दूसरा इक्विलिब्रियम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? तो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट इफ यू हैव? No, ma'am, clear. Clear? Our last topic of the chapter, we are going to finish the chapter, that is zeolite. एक हमारे पास है theory of heterogeneous catalysis और एक हमारे पास रह गया zeolites। एंजाइम्स का टॉपिक हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इस चैप्टर में एंजाइम्स पहले लिखा हुआ है, बट एंजाइम्स अब हम बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करते हैं और यहाँ से एंजाइम्स को पिछले साल डिलीट कर दिया था, ठीक है? तो एंजाइम्स दो जगह पे आता है, तो वी आर बेटर टू डू इट इन बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जियोलाइट्स, अगला टॉपिक है जियोलाइट्स, छोटा सा ही टॉपिक है। शेप selective catalyst। जियोलाइट्स जो होते हैं वो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है जी? हम कहते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है पोरस with specific pore size, in their structure। तो ये पोरस से होते हैं और एक बहुत ही स्पेसिफिक पोर साइज होता है इनके स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए हम इनको कह देते हैं जियोलाइट्स यानी केज लाइक स्ट्रक्चर। जनरली इसे कहते हैं क्यूबो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, क्यूबो ऑक्टाहेड्रल, या फिर उसे कहते हैं ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। जैसे अगर आपको याद हो तो हम कहते थे स्ट्रक्चर्स में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, तो इनका स्पेशल सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हनी बी का आपने देखा होगा हनी कॉम, तो हनी कॉम के अंदर ना हेक्सागन 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 जुड़े होते हैं, वैसे इनके स्ट्रक्चर में एक स्पेशल सी शेप्स होती हैं और वो शेप्स इतनी सिलेक्टिव हैं, इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है, जिसे हम इनको क्या बोलते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो उस शेप के अंदर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट ही ट्रैप हो सकता है, हर कोई उसके अंदर घुस ही नहीं सकता, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्मूला। देखा जाए तो हम कहते हैं ये एक्चुअल में मेटल अल्मीनो सिलिकेट होते हैं, मेटल
alumino silicates. That means metal with x by n, यानी मेटल जो है उसकी x by n मतलब n हो जाएगा वैलेंसी, x हो गया उसका नंबर, AlO2 जाएगा x टाइम्स, SiO2 is y times, और water molecules are associated n times. यहाँ n क्या है? वैलेंसी ऑफ मेटल. जैसे मान लो यहाँ पे मैं सोडियम लिख दूं, सोडियम की वैलेंसी आ जाएगी x by 1, AlO2x, SiO2y and then MH2. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? फॉर्मूला बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो अगर मेरे पास एक सिलिकेट लिखना है मुझे, तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख सकती हूँ. लेट अस सपोज मुझे एक बेसिक सिलिकेट लिखना हो, तो मैं M की जगह पे सोडियम लिख दूंगी. तो सोडियम x by 1, AlO2x times, SiO2y times और MH2. अब आप सोचो ना, x को 2 कर दो और y को भी 2 कर दो, तो क्या बन जाएगा? अगर आप x और y दोनों को 2 कर दो तो ये बन जाएगा Na2 AlO2 whole twice, SiO2 twice, MH2. और इसी को आप बोलते थे Na2 Al2 Si2 O8 डॉट MH2. ये बन जाना था सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट. राइट? जैसे अगर मैं आपको कोई जियोलाइट का फॉर्मूला बताना चाहती हूँ, अगर मैंने आपसे कहा कि x को लिख दो 156 या ओनली 56, y को लिख दो 136, तो भी तो आप एक जियोलाइट बना सकते हो. कैन यू फ्रेम दैट जियोलाइट? x 56 और y 136 बन जाएगा. तो ये बन जाएगा आपके पास, मान लो आपने सोडियम लिया 1, सोडियम 56, आप कहोगे AlO2 भी कितनी बार हो जाएगा? 56 टाइम्स, और SiO2 हमारे पास आ जाएगा 136 टाइम्स, MH2. ऐसा. अब जियोलाइट्स का काम क्या है? इनका फायदा क्या है? बहुत ही महंगे होते हैं. जियोलाइट्स आर कॉस्टली कैटलिस्ट. तो आप कहोगे कॉस्टली, ये भी इसकी पॉइंट है कि वो कॉस्टली है, महंगे पड़ते हैं, इसलिए बहुत कॉमन नहीं है. यूज क्या कर सकते हैं? तो यूज्ड इन, एक तो आप कहते हो रिमूवल ऑफ हार्डनेस. हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम जियोलाइट को यूज करते हैं. और नंबर 2, अल्कोहल टू पेट्रोल. अगर अल्कोहल से पेट्रोल बनाना सीखना हो तो हम जियोलाइट को यूज कर सकते हैं. तो अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू पेट्रोल बाय यूजिंग जियोलाइट. अब नेचुरली बेटे जियोलाइट और ये जो पैक्ट जो आप अभी कह रहे हो, होता क्या है कि नेचर में स्टार्च खेतों में उगाया जा सकता है.
स्टार्च से आप क्या बना सकते हो? एल्कोहल बाय यूजिंग सम यीस्ट एक्सेट्रा। एल्कोहल से फिर हम अगर ZSM5 ये एक स्पेशल जियोलाइट है, अगर ये यूज करें तो हम पेट्रोल बना सकते हैं, यानी गैसोलीन कैन बी क्रिएटेड। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इससे आपके पास सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपने पेट्रोल बना लिया तो आप कहोगे हमारे पास पेट्रोलियम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सकती है। लेकिन पॉइंट वही पे कि इतना महंगा पड़ता है कि इट्स नॉट सुटेबल टू गेट पेट्रोल बाय दिस मेथड। ठीक है जी, समझ आ गया जियोलाइट्स का क्या मतलब है? अगर आपको क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर जियोलाइट्स, तो आपने ये सब कुछ लिख के आना है, राइट? करिए नोट। हार्डनेस ऑफ रिमूवल पहला यूज है, और सेकेंड यूज है अल्कोहल से पेट्रोल बना पाना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जियोलाइट्स, पर इतना आप याद रख लो ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। बिठा दो बेटा यहां तक। यस मैम। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस तो नेचुरल हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात कर रहे हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैटलिस्ट होता है उसके सरफेस पे पहले ए और बी आसपास घूमते रहते हैं। यह आपका कैटलिस्ट है और उसके सरफेस के ऊपर ए और बी इधर उधर घूम रहे हैं। फिर ए और बी उसके सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए। फिर ए और बी का आपस में बॉन्ड बनने लग गया और कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड टूटने लग गया। नेक्स्ट, फिर ए और बी का आपस का बॉन्ड पूरा बन गया और कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड काफी वीक हो गया। देन ए और बी उससे डिटैच हो गए, कैटलिस्ट वहीं रह गया और ए और बी वहां से हट गए, अब दूर चले जा रहे हैं। और फिर जब दूर चले गए तो फाइनली ए और बी वहां से बहुत दूर निकल जाएंगे और ये कैटलिस्ट वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये आपके पास थ्योरी ऑफ कैटालिसिस है। उनका कहना है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर सकती है। आप सोचो जरा, पहला स्टेप क्या हुआ? दिस इज स्टेप 1। आपको स्टेप 1 है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स नियर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे जो रिएक्टेंट है डिफ्यूज करता है। सेकेंड स्टेप एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। कैटलिस्ट की सरफेस पे वो एडसॉर्प्शन शो कर देगा। स्टेप 3 occurrence of chemical reaction। फिर रिएक्टेंट्स के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर रिएक्शन हो गया, देन प्रोडक्ट फॉर्म्ड,
गेट डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड होना यानी डिसॉर्प्शन, और फिर डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप एड्सॉर्प्शन, ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ई एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड, यहां पे रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन चाहिए, यहां पे अब डेल्टा एच इज पॉजिटिव, आप चाहते हो बाहर निकल जाए तो एंडोथर्मिक हीट दोगे तो जल्दी बाहर जाएगा, डिसॉर्प्शन, तो आपको पता है डिसॉर्प्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब आपका प्रोसेस जो है, आपके तो शुरू में तो आपको ये लगेगा कि हीट करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन लास्ट में देखो अगर आप हीट नहीं करोगे तो ये यहीं चिपका ही रह जाएगा। तो इन द बिगिनिंग वी गिव एनर्जी फॉर एक्टिवेशन, बॉन्डिंग हो जाए, बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाए, फिर हीट करना पड़ता है डिसॉर्प्शन के लिए। अगर ये यहाँ से जाएगा नहीं तो नया रिएक्टेंट यहाँ आ नहीं सकता, इसका मतलब डिफ्यूजन होना भी बहुत जरूरी है। तो हर स्टेप की अपनी इंपॉर्टेंस है। पहला ये स्टेप जरूरी है, अगर मान लो एड्सॉर्प्शन ही ना होता तो रिएक्शन नहीं होगा। इस स्टेप में अगर एक्टिवेशन नहीं दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन हो गया, अगर एनर्जी नहीं दोगे तो वो वहां से जाएगा नहीं, अगर यहाँ से जाएगा नहीं और दूर नहीं जाएगा तो नया रिएक्टेंट वहां पे आ नहीं सकता। तो अल्टीमेटली वो आपसे कहते हैं कि हर स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन कैटालिसिस। ठीक है जी, समझ आते हैं यहाँ तक? यस मैम। तो ये आपके पास थी एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। वी आर फिनिश विद द एड्सॉर्प्शन थ्योरी। आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, ऐसे डायग्राम बना के आप उन्हें समझा सकते हैं। तो विद दिस वी आर फिनिश विद योर चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। कैटालिसिस की और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन पे वो काम करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी कैन बेस्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैटालिस्ट। हाँ जी, हाँ जी, नोट कर लिया सबने? Done? Done हो गया? अच्छा। So this is all about your surface chemistry. We are finished with the chapter surface chemistry, and that's all about this chapter. ठीक है? अब नया चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हमारा टारगेट होगा बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स और पी ब्लॉक, यानी 4 चैप्टर्स हमें कवर अप करने हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम नए चैप्टर्स करेंगे जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। इधर वी विल स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक और विद ऑर्गेनिक। डन? सब लोग इस असाइनमेंट को कर लेना बेटे। सरफेस केमिस्ट्री की वर्कशीट आई विल अपलोड ऑन द ऐप। उस ऐप में आपको अलॉट हो जाएगी, अपनी ऐप खोलना, उसमें से उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना, राइट? और वो बहुत ज़रूरी है, करोगे क्वेश्चंस तो ही पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाते, राइट? समझ आ गया? कर लोगे? मुझे पता भी चल जाएगा ना आपने कितना ने किया। ठीक, ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट इफ यू हैव? ओके ओके जी, थैंक यू बेटा, बाय बाय।